Hello and welcome to our special coverage on Q3 earnings. And today we are joined by Cummins India's CFO, Mr. Ajay Patil. Hi, Ajay sir. Good afternoon, sir. Thank you for your precious time, sir. Sir, again, a fantastic quarter. लगातार 3 क्वार्टर से हम बात कर रहे हैं और हर क्वार्टर में सर एक से एक अच्छे नतीजे देखने के लिए मिल रहे हैं। सर, इस क्वार्टर की क्या हाइलाइट्स रही हैं? गुड आफ्टरनून विवेक जी। हमेशा की तरह आपसे बात करते हुए बेहद खुशी होती है। आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। नो, ये सही है। 3 क्वार्टर गए, ये साल के तीनों क्वार्टर सीक्वेंशियली अच्छे रहे हैं। ये क्वार्टर के रिजल्ट नतीजे भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। वजह कुछ है, इसमें 2-3 हिस्से है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप देखोगे कि कमिंस इंडिया के जो नंबर्स आते हैं, सो ये Q3 जो रहता है ये हमेशा स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर रहता है। 4 क्वार्टर में से। सो उसमें एक वो सीजनैलिटी भी आप उसमें जोड़ ले। बिल्कुल। दूसरी बात ये रही कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, वो डोमेस्टिक डिमांड में हमारा जो पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और इंडस्ट्रियल, ऐसे 3 जो लाइन ऑफ बिजनेसेस है, उसमें तीनों में काफी अच्छे हमें वॉल्यूम का सपोर्ट मिला है। पावर जनरेशन में एंड मार्केट जो है डेटा सेंटर, हेल्थ केयर, रेंटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ से डिमांड बरकरार है। डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा है कि जो Q3 होता है उसमें एक सीजनैलिटी रहती है, तो वो क्वार्टर हमेशा ही अच्छा होता है। और तीसरी बात ये थी कि जो इंडस्ट्रियल बिजनेस है, वो बिजनेस में गए 2 क्वार्टर में कुछ कस्टमर अप्रूवल्स, कुछ टाइप टेस्टिंग वगैरह वगैरह की वजह से थोड़ा रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिले हुआ था। तो ये क्वार्टर में वो सारा आ चुका है जी। तो अगर ये सारे चीज़ों को आप जोड़ेंगे तो डोमेस्टिक रेवेन्यू काफ़ी अच्छा है, डबल डिजिट आया है कंपेयर टू सेम टाइम लास्ट ईयर। और एक्सपोर्ट्स में जैसे मैं आपसे पहले भी बात किया था, लास्ट क्वार्टर में एक्सपोर्ट की डिमांड भी काफ़ी हद तक अच्छी रही है, तो उसके चलते नतीजे बहुत अच्छे आए हैं जी। तो सर Q4 थोड़ा म्यूटेड रहेगा एज कम्पेयर टू Q3? देखो, म्यूटेड तो जनरली जैसे मैंने कहा कि Q3 हमेशा स्ट्रांगेस्ट रहता है। Q4 भी अपना इंडिया फाइनेंशियल ईयर का आखिर का क्वार्टर होता है, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जितना बेहतर कर सके ये क्वार्टर में भी वो कोशिश करेंगे। ये थोड़ा सा अभी इस पे 2-3 चीज है, जैसे एक्सपोर्ट्स मार्केट किस तरह से निकलता है, क्योंकि एक बड़ा क्वार्टर आने के बाद जब नेक्स्ट क्वार्टर आता है, तो जैसे हम जानते हैं कि डेवलप्ड कंट्रीज में नया साल खुलने के बाद वो थोड़ा सा बिजनेस एक्टिविटी शुरू होने में थोड़ा सा वक्त जरूर जाता है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की तरफ देखोगे तो डिमांड बरकरार है, तो वो एक बड़ी अच्छी बात है। तो जिसके चलते उम्मीद रहेगी कि Q4 के नतीजे जितने अच्छे कर सकते हैं जरूर करेंगे जी। सर, अगर मैं तीनों सेगमेंट की आपकी बात करता हूँ, पावर जनरेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड इंडस्ट्रियल, इन तीनों सेगमेंट में कौन सा ऐसा सेगमेंट है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला है इस फिस्कल में और नेक्स्ट क्वार्टर में? सर देखिए, पावर जनरेशन ये सबसे बड़ा बिजनेस है। जो पहले गए 3 क्वार्टर में पावर जेन के भी नंबर अच्छे थे, तो पावर जेन हमेशा ही बड़ा बिजनेस रहा है कमिंस इंडिया के लिए, और वो बड़ा बिजनेस बना रहेगा, जो डोमेस्टिक के लिए भी बड़ा है और एक्सपोर्ट्स के लिए भी वही है। तो आने वाले दिनों में 2-3 चीजें विवेक जी महत्वपूर्ण है। एक ये है कि जुलाई 1 से CPCB 4+ के एमिशन स्टैंडर्ड्स लागू होंगे। बिल्कुल। तो उसके चलते हमने हमेशा देखा है कि जब भी एमिशन स्टैंडर्ड चेंज होते हैं तो थोड़ा सा एक डिमांड में उछाल जरूर आ जाता है। बिल्कुल। ना वो उछाल कब आएगा ये कहना मुश्किल होता है, वो मार्च में आएगा, अप्रैल में आएगा, ये उसका टाइमिंग कह नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल। अगर देखा जाए तो वो एक उसमें एक सीजनैलिटी जरूर है। दूसरी बात है कि जो एंड मार्केट्स है वहां पे, जैसे गवर्नमेंट के भी अभी यूनियन बजट में जो प्रपोजल्स आए हैं, जिस तरह से मैक्रो इकोनॉमिक के भी नंबर्स आ रहे हैं, ये देखते हुए इंडियन इकोनॉमी सीम्स टू बी इन अ गुड शेप। तो अगर वो अपना इंडिया का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अगर बरकरार रहता है जी, तो हमारे लिए फिर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स इकोनॉमी के बहुत से सेक्टर को सपोर्ट करते हैं जी। सर, लास्ट टाइम ही हमने बात की थी मिडिल ईस्ट रीजन के लिए, यूरोप के लिए,
कैसे चल रहे हैं सर मिडिल ईस्ट रीजन पर? पहले मैं बात करना चाहता हूँ। देखिए, अभी कच्चे तेलों की दामों में जो बढ़ावट आई है, उसके चलते जो देश ऑयल के ऊपर डिपेंडेंट है, उनकी इकोनॉमी को बहुत अच्छा उसकी वजह से सपोर्ट मिला है, क्योंकि तेल की कीमतें ऊपर है। तो उसके चलते वो देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, हेल्थ केयर हो, टेलीकॉम हो, या जिसको भी हम लोग कह सकते हैं कि जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, वहां पे उनके यहाँ की इन्वेस्टमेंट साइकिल थोड़ी शुरू हुई है, जिसके चलते हमने देखा है कि वो मार्केट्स में डिमांड बहुत अच्छी है। दूसरी बात यह है कि कोविड के दौर खत्म होने के बाद, और रादर कोविड का दौर बहुत हद तक कम होने के बाद, राइट। एक ट्रैवल भी बहुत बढ़ चुका है। तो जो भी देश टूरिज्म डिपेंडेंट है, तो वहां पे भी थोड़ी सी डिमांड जरूर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे एक्सपोर्ट दुनिया में हर तरफ होते हैं, तो कोई एक आधा मार्केट ऊपर नीचे हो भी जाता है, तो कहीं से उसका एग्जैक्टली। बैलेंसिंग जरूर हो जाता है। यस सर। मैं सुन रहा था सर, करीब आपका शायद एक्सपोर्ट 140 या 150 कंट्रीज में आई बिलीव होता है। हाँ, एग्जैक्ट नंबर्स तो ऐसे कहना मुश्किल है, लेकिन दुनिया के हर देश में जरूर जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड सर, सर यूरोप में, जो कि आज से 3 महीने पहले जब हम बात करते थे, तो थोड़ा सा एक डर था, फियर था कि वहां पर जो गैस सप्लाई का जो प्रॉब्लम चल रहा है, वो कुछ ज्यादा उनको परेशान कर सकता है इस विंटर में। अब चूंकि वहां पर थोड़ा सा अ, मौसम इस तरह का नहीं रहा, एक बहुत ज्यादा विंटर जिसको एक्सट्रीम विंटर हम देखते हैं हर साल, वो ऐसा नहीं रहा। तो इस बार गैस की इतनी डिमांड नहीं रही। सो उन्होंने अपने को अच्छे से कोप अप कर लिया। और इंटरनेशनली भी अगर हम गैस के प्राइसेस देखें तो $10 पर MBTU से गिरकर करीब $3 के आसपास आ गए हैं। तो यूरोप के मार्केट्स भी, हम स्टॉक मार्केट में भी देखते हैं, अच्छा रिकवर कर रहे हैं। इकोनॉमी को लेकर भी उतने खराब रिव्यूज नहीं आ रहे हैं। सर, डिमांड सिनारियो क्या लग रहा है यूरोप में अब? यूरोप में अगर आप देखोगे तो डिमांड, जैसे ये क्वार्टर में भी आप देखोगे, तो जिस तरह से हमने देखा था कि मार्केट ओवरऑल, जैसे हमारे एक्सपोर्ट्स अगर देखते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स के नंबर ठीक थे। लेकिन मार्केट सेगमेंट में जब उसको देखा जाए, तो उसमें जरूर देखा था कि यूरोप के नंबर जो है, उसमें जैसे हम लोग के यहाँ हाई हॉर्स पावर, लो हॉर्स पावर और मीडियम हॉर्स पावर होता है। तो हमने जिस तरह से देखा था, तो यूरोप के क्वार्टर के नंबर तो ठीक आए थे हाई हॉर्स पावर में, और रादर बड़ी अच्छी ग्रोथ भी देखने मिली थी। नंबर छोटे थे जरूर, तो परसेंटेज में ज्यादा दिखते हैं, बट ओवरऑल ऐसे बहुत कोई ऐसा खासा निगेटिव इम्पैक्ट ऐसा अभी तक तो नजर नहीं आ रहा है। अभी ये क्वार्टर कैसे निकलता है वो देखना पड़ेगा। बिल्कुल। और सर, कमोडिटी प्राइस साइकिल किस तरह से आप देख रहे हैं, और इसका मार्जिन्स पर कितना इम्पैक्ट होगा FY 23-24 में? देखिए, कमोडिटी प्राइसेस जो गए 7-8-10 महीने में, उसके एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो चल रहा है, उसमें थोड़े से 2-3 फर्क जरूर है। एक तो जैसा है कि जो नॉन फेरस मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, उसमें हमने देखा है कि प्राइसेस जरूर नीचे आए हैं, लेकिन नीचे आने के बाद अभी थोड़े ऊपर जा रहे हैं। बिल्कुल। दूसरी बात है कि जो आयरन ओर है, तो आयरन ओर के प्राइसेस भी थोड़े अभी बढ़ रहे हैं। तो उसके चलते HRC स्टील पे आने वाले महीनों में थोड़ा सा इम्पैक्ट आने की आशंका जरूर हो सकती है। बिल्कुल। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चाइना जब अगर खुल जाएगा, तो चाइना इकोनॉमी में जो, बिकॉज वो तो वर्ल्ड बिगेस्ट कंज्यूमर है फॉर मेटल्स एंड कमोडिटीज, तो वो एक देखना पड़ेगा कि उसका मार्केट पे कैसा असर आता है। बट अभी हाल ही में जो दिखाई दे रहा है, तो अभी तो ट्रेंड इज डाउनवर्ड टू स्टेबल। जी। तो सर, ये जो अगर मेटल के प्राइसेस थोड़ा भी अप होते हैं, या कुछ इस तरह का अपवर्ड मूवमेंट अगर आने वाले समय में देखने के लिए मिलता है, तो आप प्राइस हाइक लेंगे या मार्जिन्स के साथ सेक्रीफाइस करेंगे? देखिए, हमने जैसे पहले भी हमने जब बातचीत की थी, तब कहा था कि प्राइसिंग इफेक्ट जो आता है, ये कॉस्ट इंक्रीज के बाद में आता है। कॉस्ट पहले बढ़ जाती है बिकॉज मार्केट रिएक्ट कर देता है कमोडिटी के ऊपर। राइट। तो जो हम लोग, जिसको प्राइसिंग का एक लैग इफेक्ट होता है, जो देरी से आने वाला इफेक्ट रहता है प्राइसिंग का, तो वो तो चल रहा है अभी। तो प्राइसिंग हो चुका है, कमोडिटीज नीचे आ रही है, तो वो जो कमोडिटी कॉस्ट जब बढ़ रही थी, तब जो हमने नुकसान उठाया था, वो थोड़ा सा इस तरफ अभी रिकवर हो जाता है लैग इफेक्ट। बिल्कुल। आपने कहा कि मार्जिन को कैसे देखेंगे, ये तो ऐसा आइदर और नहीं होता है, लेकिन जो कोशिश हमेशा लगी रहती है कि टैक्टिकल प्राइसिंग जरूर करते हैं हम लोग। जैसे
मार्केट प्रेजेंस बरकरार करने के लिए जो प्राइसिंग एक्शन लेना है वो जरूर लेते हैं, बिल्कुल। लेकिन वो कभी ऊपर होता है कभी नीचे होता है। लेकिन स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग या जो एक वैल्यू सेलिंग जिसको कहते हैं, जो कमिंस का एक प्रोडक्ट जो कमिंस के ब्रांड के साथ आता है उसकी जो कोर वैल्यू है वो बरकरार रखते हैं हम लोग हमेशा। बिल्कुल सर, दुनिया भर में लाइक इंटरेस्ट रेट अभी हम देख रहे हैं कि यूएस में, यूरोप में 15-20 साल के हाईस पर चल रहे हैं। कुछ वहां से कुछ ऐसा लगता है कि कुछ कंपनीज अपने स्पेंडिंग को लेकर कट कर रही हैं, तो उसका कुछ इम्पैक्ट वहां पर कैपिटल गुड्स सेक्टर या जो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स हैं उस कैटेगरी में आने वाले समय में आप फील कर रहे हैं? तो डेफिनेटली इस बार देखा होगा हमने कि कोविड के चलते सारी दुनिया की जो सेंट्रल बैंक्स थी, जैसे हमारे यहाँ रिजर्व बैंक है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, एग्जैक्टली। ये बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से इन लोगों ने काम किया है टू मैनेज इन्फ्लेशन। राइट। नाउ आपने यूएस की बात की, तो यूएस में हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी हद तक कॉस्ट प्रेशर जरूर है, तो काफी हद तक वहां पे एक हेडकाउंट रिडक्शन जरूर उन लोगों ने किया है। राइट। बट ब्रॉडली स्पीकिंग जिस तरह से देखा जाता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे ताकि इन्फ्लेशन कम हो, मुद्रास्फीति अगर थोड़ी कम हो जाती है तो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए। बिल्कुल। लेकिन ये किस तरह से होगा, कैसे चलेगा, उसको देखना पड़ेगा। फेडरल रिजर्व का जो गाइडेंस था, उन्होंने कहा था कि उनके इंटरेस्ट रेट्स अभी उतने तेजी से नहीं बढ़ेंगे जितने उन्होंने पहले किए थे। राइट। इसका मतलब इन्फ्लेशन उनके टारगेट जो है उसके पास अभी वो आ रहा है। बिल्कुल। वो मान रहे हैं कि सर 2023 में शायद मार्केट एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं और फेड चेयरमैन भी मान रहे हैं कि 2023 में आई थिंक पीक बन जाएगा इंटरेस्ट रेट का। वो कहना मुश्किल हो रहा है अभी भी किसी के लिए भी कि फर्स्ट हाफ में लगेगा, सेकंड हाफ में लगेगा। तो सर अभी कोई एज सच इम्पैक्ट नहीं है, मतलब आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट कैटेगरी में कंज्यूमर स्पेंडिंग कुछ कट नहीं है? आपने बिल्कुल सही कहा कि सेकंड हाफ ऑफ जो 23 कैलेंडर ईयर है, राइट। उसको देखना बहुत महत्वपूर्ण रहेगा कि उस वक्त कैसे बाजार के या इकोनॉमी के हालत रहते हैं। ये सभी के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 क्वार्टर के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी का हालत कैसे रहेगा। बिल्कुल सर, लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तब सेमीकंडक्टर चिप्स का थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट था। अभी ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कुछ इम्पैक्ट आ रहा है? अभी भी जरूर है, वो बरकरार है। जो Okay. हमारे प्रोडक्ट्स के लिए जो एक इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स लगते हैं, जी। वो आज भी जितने चाहिए उतने नहीं मिलते हैं। तो हम क्वार्टर में पूरी डिमांड अभी भी फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। जैसे मानो हमको 100 यूनिट्स के एज एन एग्जांपल अगर ऑर्डर है, तो हम पूरे 100 नहीं सप्लाई कर पा रहे, बिकॉज अभी भी सप्लाई चेन खासकर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की अभी भी शॉर्टेज चल रही है। ओके। तो सर कितना परसेंट या कितना करोड़ का पर क्वार्टर आपको इम्पैक्ट आ रहा है कि आप ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे? सबसे बड़ी बात ये होती है कि वो क्वार्टर टू क्वार्टर शिफ्ट होता है। Okay. वो सेल्स रेवेन्यू लॉस नहीं हो रहा है, लेकिन उसको वो क्वार्टर में हम लोग कन्वर्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि सप्लाई की थोड़ी कंस्ट्रेंट जरूर है। Okay. हमने देखा है कि अगर ऑर्डर को हम 100 मानते हैं तो हम करीब 90% के आसपास हम लोग सप्लाई कर पा रहे हैं, 10% नहीं कर पा रहे। 10% अभी भी इम्पैक्ट आ रहा है। ओके, परफेक्ट सर। कुछ नई प्रोडक्ट पाइपलाइंस के बारे में कुछ बताएं कि कमिंस किस पर्टिकुलर सेगमेंट में कहां पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है, कहां पर आप प्रोडक्ट में इनोवेशंस पर खर्च कर रहे हैं? देखो, कमिंस का हमेशा नाम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा है। कमिंस इज अ टेक्नोलॉजी लीडर। अभी सबसे बड़ी बात हमारे बिजनेस के लिए जो होने वाली है वो अभी CPCB 4+ का ट्रांजिशन है, जो जुलाई 1 से इफेक्टिव रहेगा। दूसरी बात है कि जो बाकी बिजनेसेस, तो ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि सारा जो पावर जनरेशन बिजनेस का नॉट एंटायर बट सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो विल गेट अपग्रेडेड। हम पहले मैकेनिकल इंजन चलाते थे, अभी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजन चलेंगे, जिसके चलते एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट होगा, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी होगी, वो अगले हद तक जाएगी। तो उसके ऊपर अभी काम हो चुका है, प्रोडक्ट्स रेडी होंगे, जुलाई 1 से लॉन्च होंगे। दूसरी बात यह है कि बाकी जो प्रोडक्ट रेंज है उसमें हमेशा काम अपग्रेड्स तो कंटिन्यूस चलते रहते हैं कि वो प्रोडक्ट को कस्टमर के फीडबैक के हिसाब से, वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखते हुए वहाँ पे काफ़ी काम हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेगमेंट में काफ़ी काम हो रहा है। होटल लोड कन्वर्टर करके एक प्रोडक्ट होता है कि जो रेलवे सेगमेंट में जाता है, वो प्रोडक्ट अभी रेडी हो चुका है। उसके भी उम्मीद है कि उसकी भी डिमांड अभी बढ़े। तो इस तरह से हर सेगमेंट में
प्रोडक्ट इनोवेशन चलते रहते हैं। जी सर, अभी इसी वीकेंड पर एक न्यूज आई थी कि भारत को एक लिथियम का बहुत बड़ा खजाना कह सकते हैं खोज कर लिया है इन्होंने। इससे इंडिया की जो ऑटो इंडस्ट्री है उसके डायनामिक्स बहुत जबरदस्त चेंज होने वाले, क्योंकि हम एस्टिमेट कर रहे थे कि 59 लाख टन का जो लिथियम है, अगर उससे कार बनाना शुरू करें तो एक कार बनाने में करीब, बैटरी बनाने में करीब 10 kg तक का लिथियम यूज होता है। सर, क्या इस साइड पर कुछ कमेंट्स, कुछ नई अपॉर्चुनिटी सोच सकती है आने वाले समय में कि ईवी में या कुछ इस पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए? ये तो बहुत खुशी की बात है, जो लिथियम का डिपॉजिट का न्यूज आया है, ये बहुत अच्छी बात है। बिकॉज लिथियम दुनिया में बहुत कम जगह मिलता है, बहुत कम देशों के पास लिथियम है, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम का बहुत बड़ा सहभाग रहता है। तो उसके चलते हुए अभी हम लोग देख रहे हैं कि कमिंस ग्लोबली एक न्यू पावर करके बिजनेस होता है कि जहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिक के ऊपर काम होता है। राइट। जो कमिंस इंडिया के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है उसमें बैटरी इलेक्ट्रिक के लिए अगर लिथियम के अवेलेबिलिटी इंडिया में हो जाती है, तो अभी तो ये खोज हुई है, इसकी न्यूज आई है। खोज होने के बाद फिर उसका जाके माइनिंग होगा, माइनिंग होने के बाद पता चलेगा उसकी प्यूरिटी या क्वालिटी कैसे है। लेकिन अगर आप एक मोटे तौर पे देखोगे तो अगर आत्मनिर्भरता की तरफ जाना है और लिथियम हमें अगर मिल जाता है, तो ये अपने आप में एक बड़ी बहुत उपलब्धि है इंडिया के लिए। कमिंस इंडिया के लिए कहना थोड़ा जल्दी हो जाएगा, अभी नहीं उसके ऊपर कुछ कह सकते। जी सर, लास्ट क्वेश्चन। आप अक्सर सर गाइडेंस नहीं दे रहे थे, क्योंकि आपने कहा था लास्ट टाइम कि थोड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क और बहुत तरह के रिस्क अभी ग्लोबली चल रहे हैं। क्या अब हम गाइडेंस सुन सकते हैं कमेंट से? गाइडेंस के ऊपर विवेक जी अभी भी थोड़ी अनसर्टेनिटी जरूर लगी हुई है, क्योंकि आप देखोगे इन्फ्लेशन जियोपॉलिटिकल रिस्क है, सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट्स है, चाइना ओपन अप होने के बाद वर्ल्ड इकोनॉमी पे उसका कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये थोड़े अभी भी अनसर्टेनिटी जरूर लगी हुई है, जिसके चलते गाइडेंस देना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं गाइडेंस नहीं देना है, लेकिन ये चीजों को नजरअंदाज करते हुए देखते हैं कि ये क्वार्टर में गाइडेंस तो अभी नहीं देंगे, अगले क्वार्टर में कोशिश करेंगे। दैट मींस कि हमें नेक्स्ट फिस्कल के लिए गाइडेंस मिल सकती है। देखते हैं उस वक्त के हालात कैसे होंगे, जब आपसे बात करेंगे मई महीने में, तब देखेंगे कैसे हालात है। बिल्कुल। ऑल द बेस्ट सर, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। तो थैंक यू सो मच विवेक जी। थैंक यू सर। बाय बाय। तो हमारे साथ कमिंस इंडिया के सीएफओ, जिन्होंने की बताया कि कंपनी का जो आउटलुक है बेहतर है। अभी वो कुछ चीजें चल रही हैं ग्लोबली, जो जब सॉर्ट आउट होंगी तो कंपनी गाइडेंस भी देगी, लेकिन शानदार परफॉर्मेंस इस क्वार्टर का देखने को मिला। तो फिलहाल इस पेशकश से इतना ही। थैंक यू वेरी मच।